नमस्कार, आपका बात 25ई में स्वागत है। और बात 25ई में हम कई बार चर्चा करते रहते हैं कि शेयर मार्केट में किस तरह की चाल वो चल रहा है शेयर मार्केट। क्या भारत में जब बोला जा रहा है मोस्ट फेवर्ड इन्वेस्टमेंट की डेस्टिनेशन बन चुका है। मॉर्गन स्टैनले, नमूरा और दूसरी सीएलएसए, इन सारी एजेंसियों ने किसी आधारभूत किसी तथ्यों को देख करके, और वर्ल्ड बैंक ने भी इस तरह का असेसमेंट कई बार शेयर किए हैं, तो उसी के हिसाब से तो शेयर मार्केट में जो घरेलू निवेशक हैं वो भी बढ़ते चले जा रहे हैं। कहते हैं कि 20 या 25 लाख की संख्या हर महीने बढ़ रही है। तो इस इन सब और मिली-जुली बातों, और ऐसा क्यों हो रहा है? भारत में ऐसा क्या परिवर्तन हो गया है, जिसके कारण भारत इस स्थिति में है, या कि आ गया है, कि उसे मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन माना जा रहा है। और दुनिया की जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं और दूसरे पेंशन फंड्स हैं और दूसरे और संस्थान हैं, इवन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी भारत के शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि एफडीआई भी आ रहा है, यहाँ पे प्रोजेक्ट भी लग रहे हैं। और जिसको जो एक्सपोर्ट के लिए, जो कि डिफेंस के क्षेत्र में और अन्य कई क्षेत्रों में पीएलआई स्कीम है, प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, उसके भी कई फायदे नजर आ रहे हैं। तो इन सभी चीजों की बात करने के लिए, इसकी पृष्ठभूमि की बात करने के लिए हमने आमंत्रित किया अपने मित्र और जाने माने वित्तीय विशेषज्ञ श्री शशांक भारद्वाज को। तो उनसे बातचीत आरंभ करते हैं। शशांक भाई नमस्कार, आपका स्वागत है बात 25 में। नमस्कार नमस्कार। तो ये जो सारी की सारी एजेंसियां भारत पे पॉजिटिव हो गई हैं, तो उसका कोई कारण तो होगा। और घरेलू जो निवेशक हैं, जो खुदरा निवेशक हैं, जो नए निवेशक हैं, वो भी खूब आ रहे हैं। और जैसा पहले एक बातचीत में आप बता रहे थे कि काफी बड़ी संख्या में हर महीने में नए इन्वेस्टर जुड़ रहे हैं। इसके बाद में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, फिर पीएलआई स्कीम के कारण इन्वेस्टमेंट, डिफेंस के क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट, डिफेंस के प्रोडक्शन का एक्सपोर्ट। तो ये सारी चीजें हैं जो मैं इसके बारे में जरा समझाएं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और कभी तो ये माना जाता था कि भारत, हंसी उड़ाई जाती थी कि कभी $5 ट्रिलियन इकोनॉमी आज से 5 साल पहले हो ही नहीं सकता। बड़े बड़े जो विशेषज्ञ थे, और श्रीमान रघुराम राजन जो कि रॉक स्टार जो है वो गवर्नर माने जाते थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, जिनका करीब करीब ऐसा मान लिया था बहुत सारे विद्वान मित्रों ने कि उनके रहने से ही रिजर्व बैंक के शीर्ष पे वो ही तब रहेंगे, तभी कुछ भारत का ठीक ठाक हो सकता है। और लेकिन वो उनके आंकड़े बिल्कुल ही गलत चले जा रहे हैं। तो ये बात समझाएं, ये किस कारण है कि इतने बड़े विद्वान और रिजर्व बैंक के गवर्नर रहे हुए वो अमेरिकन बैंक डूब जाएंगे इसकी वो आंकलन नहीं करते, लेकिन भारत के वो बैंक डुबाते रहते हैं, इकोनॉमी को डुबाते रहते हैं। तो ये क्या कंट्राडिक्शन है? इसको जरा समझाएं, आप कैसे समझते हैं? आप तो इन सारी चीजों में बड़ी गहरी नजर रखते देखिए, रघुराम राजन हैं। रॉक स्टार नहीं है, वो रॉन्ग स्टार है। और हम्म। वो एक षड्यंत्र के तहत ये सारा कार्य करते थे। अच्छा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अर्थशास्त्र का उनको ज्ञान तो था, और हम्म। वो देख भी रहे थे कि भारत में क्या परिवर्तन आ रहा है और कैसे सरकार आर्थिक बातों को ठीक करने की दिशा में बढ़ रही है। फिर उनका जी। ये आकलन करना कि भारत 5% से अधिक की वृद्धि दर नहीं ले पाएगा या अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं रहेगी, तो ये एक षड्यंत्र के अंतर्गत दिया गया दुष्ट बयान था। तो हम्म। हमें रघुराम राजन के इन बयानों की की जो मापना है उनको, वो इसी दृष्टिकोण से मापना चाहिए। हम्म। तो रघुराम राजन एक जोकर से अधिक कुछ नहीं रह पाए अपने इन बुरे उद्देश्यों के बयान के कारण, या उनका कोई मास्टर रहा होगा जिसने उनको कहा होगा भाई ऐसा बोलो। क्योंकि भारत एक अच्छा राष्ट्र बने, अच्छी अर्थव्यवस्था बने, तो जो भारत के शत्रु हो वो तो नहीं चाहेंगे। तो तो वो इसी तरह के ढूंढते रहते हैं लोग, कभी अमर सेन को बुला लेते हैं, कभी रघुराम राजन को, कि भाई आओ इस देश के विरुद्ध बातें करो। अब वो बोल जाते हैं, लेकिन
देखिए बातों से क्या होगा, होगा तो आंकड़ों से, तथ्य से, कार्य से। अगर हम्म, वहां पे आप कोई कमी ढूंढ ले तब आप बोलिए कि हाँ भाई ये बातें गलत है। तो हम्म, जब हम आंकड़ों की बात करते हैं, जो आपने कहा हम्म, कि जो तुलनात्मक आंकड़े अभी आए हैं, और वो आंकड़े कोई सरकार के द्वारा अ, बना के जो आंकड़े पेश किए जाने की एक बात कही जाती है, वो नहीं है। ये तो आंकड़े एक स्वतंत्र संस्था ने जारी किए हैं, और सारे तथ्यों के साथ है। उनमें कितना धन का व्यय किस मद में हुआ, कितनी सुविधाएं बढ़ी, स्कूल, कॉलेज, पुल, सड़क, बिजली की उपलब्धता, सिंचाई की उपलब्धता, सारी बातों पे एक तुलनात्मक अध्ययन करके रखी गई हैं बातें। और इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारत किस दिशा में बढ़ रहा। और जो इनके सबसे बड़े शत्रु इन लगते हैं, मोदी, अब उनके शासनकाल में ये अच्छी बातें हुई तो इनको अच्छा कैसे लगेगा। तो रघुराम राजन को तो ज्यादा मैं कहता नहीं कि उन्हें महत्व दें। हाँ, लेकिन जो हो रहा है उसके आगे रघुराम राजन नहीं टिकते। एक बात मैं और बोलूंगा। जी, देखिए भारत एक उद्यमशील राष्ट्र रहा है प्रारंभ से, तभी हम कभी सोने के चिड़िया थे। तो ये जो बीच में समाजवाद का एक विष जो आया, इसने भारत की उद्यमिता नष्ट कर दी थी। अब जाके वो उद्यमिता वापस लौटी है। तो आप किसी भी बड़े नगर में या किसी छोटे उपनगर में भी जाएं तो आपको वहाँ छोटे छोटे उद्यम बहुत मिलेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप एक बड़ी कोई बड़ा प्रतिष्ठान खोल लें, कोई या बड़ा कोई शोरूम खोल लें तभी आप उद्यमशील हैं। अगर आप सड़क के किनारे एक चाय की दुकान भी चलाते हैं, आप सब्जियां भी बेचते हैं, आप और छोटे मोटे कार्य करते हैं, तो ये भी उद्यमशीलता है। और ये उद्यमशीलता किसी भी प्रखर और सफल उद्यमी से कम नहीं है, क्योंकि जो ये कार्य करते हैं वो शून्य आर्थिक संसाधनों से करते हैं और अपना जीवन अच्छा बनाते हैं। तो हमें इस दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। जी, बिल्कुल आपने जो ये बात कही कि लेकिन आप ये समझिए कि जो भी आंकड़े हैं मेरे ख्याल में थोड़ा बहुत ऊपर-नीचे हो सकता है। तो जितने भी सरकारी संस्थान हैं, रेलवे और सब आर्मी और स्टेट गवर्नमेंट और पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशन सारे मिला कर के करीब कहते हैं कि 2 करोड़ लोग जो हैं या 2 करोड़ से कम ही लोग को एम्प्लॉयमेंट है। तो बाकी जो हैं अगर हम मान लेते हैं कि भई इसमें बच्चों की संख्या एक बहुत बड़ी है, तो फिर भी जो अधिकतर लोग जो हैं, वो या तो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं या खुद उद्यमी हैं। चाहे वो 2 लोगों को रोज़गार दे रहे हैं, चाहे वो 1 आदमी को भी रोज़गार दे रहे हैं, जो बिल्कुल नीचे के स्तर में है। चाहे की थड़ी बनाने वाला भी जो है ना, उसकी चाय की दुकान चल जाती है, तो 1-2 हेल्पर की ज़रूरत पड़ती है उसको, उसके बिना उसका काम नहीं चलता है। और ये लोग हज़ारों रुपए की जो है ना आय रोज़ करते हैं, उसमें खर्चा भी निकालते हैं, दूध भी खरीदते हैं, चीनी भी खरीदते हैं और सारी चाय-वाय सब खरीदते हैं और किसी 1 या 2 व्यक्ति को 200-400 रुपए भी देते हैं। तो ये जो उद्यमिता के विरोध का जो एक एक तो सारे आंकड़े जो हैं जो कि चाहे वो जीडीपी के हों कि 2014 में 1.8 1.4 ट्रिलियन थी अब 3.78 पहुंच गई है और जल्दी 4.5 को पार कर लेगी तो हम तीसरी इकोनॉमी के आसपास पहुंच जाएंगे जिसके बारे में पहले हमेशा ही हंसी उड़ाई गई है। तो ये बहुत सारे जो डेटा हैं इसमें जो डेटा है शशांक भाई ये पार्लियामेंट में जो है कुछ आंसर दिए गए हैं उसके साथ हैं, दूसरे कुछ जो प्रतिष्ठित अखबारों में जो लेख छपे हैं, गणनाएँ छपी हैं, वर्ल्ड बैंक और सीएलएसए वगैरह उनके ऊपर आधार में और दूसरे तो हैं। तो लेकिन जो लोग विरोध करने वाले हैं उनके पास कोई आंकड़े नहीं है, उनके पास कुछ जुमले हैं। तो ये देश में जो एक उद्यमिता के विरोध का जिसका आपने इशारा किया कि इसका मुख्य कारण समाजवाद और उससे मिलती-जुलती अवधारणाएँ हैं। तो ये कब तक चलेगा? यानी कि जो लिबरलाइज़ेशन हुआ 1991 के आसपास, उसका सबसे बड़ा जो प्रतीक है वो गौतम अडानी है। जो कि अपने बीकॉम की पढ़ाई छोड़ कर के हीरा छाँटने का काम ढूँढने चला गया बम्बई और आज वो इतना बड़ा व्यापार खड़ा कर लिया है, उसका कोई
उसके कोई दादा परदादा ने कोई व्यापार नहीं खड़ा किया था, जैसे कि मुकेश अंबानी के उन्होंने किया था, उसको आगे बढ़ाया मुकेश अंबानी ने। तो ये इससे इतनी सारी दिक्कत क्या है, क्योंकि पार्लियामेंट में हमेशा इन्हीं के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। तो ये एक नैरेटिव का पार्ट है, इसलिए मैं पूछा। मात्र आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। आरोप के पीछे कोई तथ्य होने चाहिए, कोई कारण होने चाहिए। आरोप लगाना तो बहुत सरल है, तो इन्होंने जी। सारे आरोप लगा दिए। कई आरोप ना थे सिद्ध कर पाते, ना इनके पास कोई प्रमाण होते। अब हम्म। आते हैं हम कि समाजवाद। समाजवाद एक मृग मरीचिका है। वामपंथ का थोड़ा सुधरा सा रूप समाजवाद आप कह सकते हैं। तो ये वामपंथी लोग एक मृग मरीचिका लोगों को दिखाते हैं, युवाओं को, देश के नागरिकों को, और एक जो निशुल्कता की इनकी एक शैली है उसको आगे बढ़ाते हैं। लेकिन अंततः इनकी पोल खुल जाती है। पोल खुलने के बाद इनकी वापसी नहीं हो पाती। आप देखिए विश्व के सभी प्रमुख राष्ट्रों में जहाँ कभी वामपंथ था भी, वहां अगर बलपूर्वक बना है तो अलग बात है, नहीं तो जनता को जब भी अवसर मिला उसने इस वामपंथ को ऐसी लात मारी कि दोबारा ये उठ खड़ा ही नहीं हो पाया। भारत में भी आप स्थिति देख लीजिए, कितने इनके सांसद बचे, कितने विधायक बचे, कहाँ इनकी सरकार बची। तो उद्यमशीलता से जो धन का वितरण होता है, धन का सृजन होता है, वो स्थायी होता है और वो मनुष्य को एक सुख देता है, और उसकी कोई सीमा नहीं है। आप एक नगर में 1,000 छोटी छोटी दुकानें लगा लो ना, किसने रोका आपको? लेकिन सरकारी नौकरी जिसका ये लोगों को झूठा दिवा स्वप्न दिखाते हैं, उसके आसपास बच्चों को दिग्भ्रमित करके रखते हैं। आप दिल्ली की जो कोचिंग क्लासेज है उनके बारे में पता कीजिए। जो आईएएस बनने के लिए बच्चे आते हैं राज्यों से, वो किस दारुण स्थिति में पढ़ते हैं, लिखते हैं। उसमें भी अगर 1 लाख आते हैं तो उसमें 1,000 व्यक्ति सफल हो पाते हैं। तो बाकी 99,900 व्यक्ति क्या करेंगे, आप ही बताइए। बाकी 99,000 व्यक्ति क्या करेंगे? तो इस तरह के झूठे सपने युवाओं को दिखा के उनका उनके सोचने की दिशा को भ्रष्ट करके ये राष्ट्र के प्रति तो अपराध करते ही हैं, उन युवाओं के साथ भी बहुत बड़ा अपराध करते हैं। तो इसलिए सबका इनसे मोह भंग होता जा रहा है। और जो विकेंद्रित अर्थव्यवस्था बनती है जिसमें सभी को अवसर होता है, वो चाहे सब्जी बेचे या चाय बेचे या अदानी के जैसा कारखाना चलाए, तो वो सबके लिए एक अवसर बनाता है। ये कोई आवश्यक नहीं है कि आपके पास लाखों करोड़ रुपया हो। अदानी के पास अगर लाखों करोड़ रुपए हैं तो वो उसके उपक्रम का मूल्य है। उसने कोई ऐसा नहीं किया कि आपका हमारा पैसा लेके अपने जेब में डाल दिया। वो ऐसे ही यहाँ कोई व्यक्ति। यहाँ पे एक मैं आपको रोक रहा हूँ कि यहाँ पे जो एक बार-बार चलता है और ये बहुत बड़े एक समाज में चलता है और जिसमें मुख्य रूप से जो क्रिएटिव लोग हैं, लेखक हैं, कवि हैं, पेंटर हैं, उनकी बड़ी संख्या रहती है और वो आपके और हमारे संपर्क में तो रहते ही हैं। तो वो लोग इस तरह का कहते रहते हैं कि जब कोई देखिए बड़े ड्रामेटिक अंदाज में वो कवि लोग हैं, स्टेज एक्टर हैं, वो ड्रामेटिक अंदाज में कहते हैं कि एक अमीर जो है वो 100 गरीबों की लाश पे बनता है वगैरह वगैरह, इस तरह कुछ बात करते हैं। तो ये कितना बड़ा झूठ है, ये कितना बड़ा प्रपंच है, कितनी गलत अवधारणा है और ये नए बच्चों के दिमाग में ये लोग स्कूलों कॉलेजों में बैठे हुए डाल रहे हैं। तो इससे भी एक नेगेटिव वातावरण बनाने में व्यापारियों के खिलाफ उनका एक बहुत बड़ा, ये जो देश के कलाकार हैं, लेखक हैं, इनका बड़ा भारी रोल है इस मामले में। उन चीज़ों को समझते हैं नहीं वो, लेकिन वो इस तरह से नहीं, ड्रामेटाइज़। वो तो हम लोग लगातार बातें करते हैं कि वामपंथियों का आर्थिक ज्ञान शून्य होता है। हुँ, अब आ, इनका क्या जाता है, एक कविता लिख दी, एक कहीं आख्यान दे दिया। अरे उस व्यक्ति के बारे में सोचो जिसके पास जीविका का साधन नहीं है, सरकारी नौकरी सीमित है, वो अपनी आजीविका एक किसी छोटे उद्यम से शुरू करता है और फिर सारा जीवन अपना सुखमय बना लेता। हुँ। ये तो परजीवी हैं, इनके पास कुछ बचा नहीं है, तो ये तो आलोचना करेंगे। लेकिन आजकल इनकी आलोचना को कोई गंभीरता से लेता नहीं। एक वर्ग विशेष में अपनी ही पीठ एक दूसरे की खुजाते रहते हैं
इनको कोई नहीं गंभीरता से लेता। नहीं, नहीं, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे लोग डिसीजन मेकर नहीं लेते हैं, जो बिजनेसमैन है वो नहीं लेते हैं, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ और मैं प्रयास करता रहता हूँ कि चाहे कुछ ही लोग सुनाए, ये सामने तो आए बात कि इसमें कोई तथ्य नहीं है। ये जो जीरो सम गेम का जो वो प्रिंसिपल बताते हैं कि एक का लाभ तभी होगा जब दूसरे का नुकसान हो जाए। ये जो सारे अवधारणा है ये जीरो सम गेम की है कि भाई अगर आप जैसे एक जुआ है कि जुए के अंदर अगर 5 आदमी जुआ खेल रहे हैं और एक आदमी जीत रहा है तो 3 आदमी हार रहे हैं। ये इस तरह की अवधारणा उसने लगा लगा रखी है। लेकिन ये वातावरण जो नेगेटिव जो ये लोग फिर आगे बढ़ के अपने जब मैच्योरिटी की तरफ जाते हैं, जब तक इनको कोई अधिक जानकारी ना हो, ये हमेशा ये जो एंटी बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये मैं आपसे जानना चाह रहा था कि इसके निर्माण में इन लोगों का बहुत बड़ा रोल है। नहीं, वामपंथ तो कुंठा और अराजकता का ही स्वरूप है। तो अगर ये ऐसी बातें नहीं करेंगे, लोगों के मध्य कुंठा का भाव नहीं बनाएंगे, वर्ग संघर्ष ये कहते हैं, वर्ग प्रेम इन्होंने कभी नहीं कहा। अब वर्ग संघर्ष का परिणाम कितना विभत्स हो सकता है। आप ये बोलते हैं कि भाई सब मिल के अच्छा करें, आगे बढ़े। आज के स्थिति ये हो गई है कि आपके पास कोई अच्छा व्यक्ति है, आपका कर्मचारी, तो आप चाहते हैं कि हर स्थिति में वो आपके पास रहे, सारी सुविधाएं उसको उपलब्ध करा के आप अपने साथ रखना चाहते हैं। तो ये अब व्यापारिक अवधारणाएं आ रही हैं और इनके पास कोई उस अवधारणाओं से मुक्त होने के लिए जो भी ये कहें, इसका कोई महत्व तो नहीं रह गया मेरे अनुसार। क्योंकि लोगों ने ये देख लिया है कि व्यापार बढ़ेगा, विकास बढ़ेगा, तभी सबका जीवन सुखमय होगा। इनकी थोथी बातों से जीवन नर्क ही होने वाला है। इसलिए मैं तो इनकी इतनी चिंता करता नहीं और धीरे धीरे अपने ही आप अपने आप को नग्न करते रहते हैं, करते रहें। जितना बोलेंगे उतना इनका ढोंग सामने आएगा। ये वस्तुतः ढोंग ही होते हैं, आप तो इनके साथ रहे हो। आ, अभी टेलीविजन में कम्युनिस्ट आता है, आप देखो वो जैकेट पहनता है 10,000 रुपए की, पीछे उसके वॉल पेंटिंग की गई है, एक विलासितापूर्ण कुर्सी पे बैठता है और कहता है मैं कम्युनिस्ट हूँ। तो अगर आप जो अपने आप को कहते हो तो आपका आचरण वैसा होना चाहिए ना। सब ठाट बाट से रहेंगे, महंगी शराबें पिएंगे और गरीबों के लिए आंसू बहाना इनके लिए एक, उसको कहते हैं ना, गरीबी निर्धन पर्यटन है। वो पुअर पुअर टूरिज्म जिसको अंग्रेजी में आप बोल सकते हो, वो इनको वो मन में लगने लगता है कि अरे मैंने इस गरीब के बारे में बात कह दी, मैं बड़ा भावुक और संवेदनशील व्यक्ति हो गया। ये भावुक संवेदनशील तुम्हारे बोलने से नहीं ना होगा, तुमने सहायता क्या की। एक अगर कोई व्यापारी प्रतिष्ठान खोलता है तो कम, अगर बड़ा प्रतिष्ठान खोले तो 40-50 परिवारों का जीवन यापन उससे होता है। तुमने क्या किया, तुमने किसी एक व्यक्ति के जीवन यापन के लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया। खाली झूठ, प्रपंच, कुंठा और ईर्ष्या और दमन, बस यही काम है इन कम्युनिस्टों का। और मेरे बोले पे आप मत मानो, आप सारा इतिहास निकाल लो, इन्होंने जो किया है आप उसका जी, अध्ययन कर लो। एक कुछ फैक्ट्स जो आपके पास भी आए थे, एक टेबल है जिसमें बड़े महत्वपूर्ण समरी है वो पार्लियामेंट में, संसद में कुछ जो प्रश्नों के उत्तर दिए गए और फिर दूसरे जो मीडिया में जो प्रतिष्ठित व्यापारिक जो मैगजीन्स है, न्यूज़पेपर्स हैं, उसमें जो आंकड़े हैं उसकी समरी में 4-5 चीजें मैं आप सामने रखता हूँ और आपने भी उनको देखा है। तो ये कितनी एक बदली हुई परिस्थिति बता रहे हैं। 2 कंपैरिज़न उन्होंने किए हैं कि चाहे कि ये 2004 से लेके 2014 और दूसरा है 2014 से लेके 23। अब आप देखिए कि मॉर्गन स्टैनले भी कह रहा था कि फ्रेजाइल 5 है और अभी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। जीडीपी उस समय 1.4 ट्रिलियन डॉलर थी, अब 3.78 के आसपास आ चुकी है। एग्रीकल्चर का बजट जो है वो 21,900 करोड़ था, अब 1 लाख 5 गुना 1,30,000 करोड़ के आसपास है। और एफडीआई पहले 40 बिलियन डॉलर आया था, अभी 84 बिलियन डॉलर है। पर कैपिटा इनकम उस समय कोई 80-86 हजार के आसपास थी, अभी 1.5 लाख रुपए के आसपास है। और इनकम टैक्स पेयर, ये महत्वपूर्ण है कि 3.8 करोड़
मतलब 3 करोड़ जो है वो 80 लाख जो है वो इनकम टैक्स पेयर थे। अभी 6 करोड़, पौने 7 करोड़ हो चुके हैं। तो ये एक परसेप्टेबल चेंज है, इतना सामने नजर आ रहा है हमको। और दूसरे बड़े बड़े देखें तो एयरपोर्ट एयरपोर्ट 74 थे, अब 150 के आसपास एयरपोर्ट हो चुके हैं। हाईवे के किलोमीटर 91,000 थे, अब 1,45,000 हो चुके हैं। अब रेलवे लाइन जो उस समय थी, वो न्यू रेलवे लाइन जो पर ईयर जो थी वो 1520 किलोमीटर हो रही थी, अब 2625 किलोमीटर हो रही है। और फ्रूट प्रोडक्शन में भी देखो कि 265 मीट्रिक टन था, अब 300 मीट्रिक टन से ऊपर है। तो ये सारे यूनिवर्सिटीज 723 थी, अभी 1100 हो चुकी हैं। मतलब ये सारे के सारे आंकड़े हमारे सामने हैं। एक तो शायद इसका प्रचार प्रसार नहीं हो रहा है, या कि लोगों को, बल्कि जो झूठ बोल के प्रपंच फैलाने वाले आदमी है, उन्होंने तो सिर्फ कुछ जुमले जड़ देने हैं, कोई नेगेटिव खबर कहीं आ गई उसको रिपीट कर देना है। तो ये वास्तविकताएं आती नहीं है, इसीलिए तो शायद ये सारी की सारी एजेंसीज है, ये पॉजिटिव जो है वो एनवायरनमेंट भारत के लिए पेंट कर रही हैं, और उसी दिशा से शेयर मार्केट की बेहतर स्थिति, बेहतर इन्वेस्टमेंट की बात कर रही है। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये जो एजेंसियां हैं, ये किसी के दबाव में काम नहीं करती। जी जी। कि किसी ने इनको कह दिया तो इन्होंने कोई ऐसी रिपोर्ट बना दी। फिर इस रिपोर्ट में ना तथ्य ज्यादा है। इस रिपोर्ट में भावनात्मक बातें नहीं है कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, या ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। क्या हुआ ये लिखा है, तो आप इसको नकार तो सकते हैं नहीं। हम्म दूसरी बात यह है कि पहले की जो सरकारें थी, वो महाभ्रष्टवादी व्यवस्था की सरकारें थी। मैं दल विशेष की आलोचना नहीं कर रहा, उस समय की हम्म एक व्यवस्था ही ऐसी थी कि हम्म मात्र भ्रष्टाचार होने दो और उसके माध्यम से जो धन कमा सकते कमाने दो। मोदी सरकार ने आके इन सब बातों को बंद किया। उसने आर्थिक विकास को एक सर्वोच्च प्राथमिकता दी और उसके अनुरूप नीतियां बनाई, जो हमारी दुर्बलताएं थी उनको ठीक किया, जिस चीज की आवश्यकता थी उसको किया। सड़क बनाने की बात है तो लोग कहते हैं कि आप किसी क्षेत्र को विकसित करना है तो उस क्षेत्र में सड़क बना दो, वो क्षेत्र स्वतः विकसित हो जाएगा। तो मोदी सरकार ने ये सब बातों को महत्व देके जो आधारभूत संरचनाएं हैं उनमें काफी कार्य किया। उससे विकास बढ़ा और फैला, और वो तथ्यों और आंकड़ों में दिख रहा है। हाँ, आलोचना आपको करनी है तो आप कुछ भी बोल दो, लेकिन जब आप पूछोगे भाई साहब आप आलोचना किस आधार पे कर रहे हो, आपके पास तथ्य क्या है, इनके पास कुछ तथ्य नहीं है। तो हमें इन आलोचनाओं से विचलित नहीं होना चाहिए, और देश का मानस भी इसको समझ रहा है। अभी सामाजिक संवाद है, बातें आती हैं, लोगों तक पहुंचती है, मोबाइल के माध्यम से पहुंचती है, तो लोग समझेंगे। और कोई अच्छा कार्य कर रहा तो उसको लोग समर्थन भी करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद शशांक भाई, कि आपने जो परिदृश्य है जो शेयर मार्केट में और मुख्य रूप से भारत में जो परिवर्तन हो रहे हैं, अब सबसे फेवर्ड, मोस्ट फेवर्ड डेस्टिनेशन, जितनी भी मुख्य जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी बॉडीज हैं और इन्वेस्टमेंट फंड्स हैं अलग अलग तरह के, इवन पेंशन फंड है, पेंशन फंड हिंदुस्तान में जो है वो बड़ी प्रमुखता से बड़े लंबे समय से जो है वो इन्वेस्टमेंट करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। तो आपका धन्यवाद कि आप इन चीज़ों को और इन पर वास्तविक परिस्थितियों को और भारत की जो मोस्ट फेवर्ड स्थिति क्यों है, उसके बैकग्राउंड में उसकी पृष्ठभूमि में क्या उस आपको समझाया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर इसी तरह की। जी 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 शशांक। अंतिम वाक्य मैं कह रहा हूं कि जी भारत एक बुद्धिमत्ता का बौद्धिक राष्ट्र रहा है। जी। हमारा एक विस्तृत इतिहास रहा है, परंपराएं रही हैं, और उसका यहाँ पुनर्जागरण हो रहा है। इसलिए हम इस स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, ये मैं कह रहा जी, जी, और ये बात फिर भी तय होती है बहुत सारी बातों से, कि जैसे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट है। अभी मैं एक बात सुन रहा था कहीं पे कि भी ये इतना बड़ा एक परिवर्तन आया है कि भारत आज $300 बिलियन से अधिक का सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट कर रहा है पूरी दुनिया में। और हम तेल जो जो और कोयला जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो करीब $200 बिलियन से नीचे है।
यानी कि उस गैप को इस इंटेलेक्चुअल एक्सपोर्ट बेसिकली तो ये बुद्धिमत्ता का ही काम है ना। तो बाकी तो सभी जगह देश में बुद्धिमान लोग हैं, ऐसी तो बात है नहीं। लेकिन एक कारण कोई भी रहा हो, अमेरिका हो, चाहे जर्मनी हो या यूरोप हो, वहाँ पे डॉक्टर भी भारत के मिलेंगे, इंजीनियर्स भी मिलेंगे, दूसरे प्रोफेशनल भी, और कितने सारे फॉर्च्यून 500 के सीईओ हैं, वो भारतीय हैं जिन्होंने भारत में शिक्षा ली है अधिकतर ने। तो जो आपने बात कही कि एक बौद्धिक राष्ट्र रहा है और वापस वो पुनः जागृत हो चुका है, तो ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। आपके पास फिर लौटेंगे इन्हीं विषयों से मिली-जुली और दूसरी बातें करने के लिए। तो शशांक भाई, बात 25 पे आने के लिए और ये सारी बातें समझाने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद। नमस्कार। तो हम बात कर रहे थे जाने-माने वित्त विशेषज्ञ श्री शशांक भारद्वाज से, जो कि शेयर मार्केट और भारत में जो इन्वेस्टमेंट की जो पैरामीटर हैं, उसके ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। तो उनसे हमने बहुत सारी बातों को समझने का प्रयास किया कि इसके बैकग्राउंड में क्या है। भारत के बारे में बहुत सारी भ्रांतियाँ कुछ लोग फैलाते रहते हैं। उसके तथ्य कुछ है नहीं, उसके पीछे हार्ड डेटा नहीं है, सिर्फ़ परसेप्शन है। उसके बहुत सारे कारण पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल भी हो सकते हैं, तो उसको हम ऊपर-ऊपर से ही उसके बारे में बात करते हैं, अधिक उसके अंदर हम जाते नहीं हैं। लेकिन ये इशारा बहुत है, तो आपका धन्यवाद, नमस्कार। हमें आशा है कि बातचीत आपको पसंद आई होगी, तो आप चैनल बात 25 को सब्सक्राइब करें और लिंक अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें। धन्यवाद, नमस्कार। हम आपसे फिर मिलेंगे बात 25 की अगली बार।